हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की क्लास 3 के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 क्लासेस बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितनी भी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वहां पर मिल जाएगी, या फिर जितनी भी आगे आएंगी वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है ये आपके क्वेश्चन होंगे, ताकि किसी को भी जो है वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल जीके स्टडी चैनल का जो लोगो है वही वहां पर लोगो है, और उसी के साथ साथ क्या है कि 4.5K के करीब जो है वो फॉलोवर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल भी हैं। तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपका जेईई का टाइपिंग टेस्ट है तो भी आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन अगर आपके पास यूट्यूब पे नहीं आ रही है तो आपको टेलीग्राम पर इंस्टेंट मिल जाती है। और साथ साथ टाइपिंग टेस्ट जितने भी अभी तक हुए हैं, अगर आपका भी टाइपिंग टेस्ट है तो आपको वहां पर सभी की पीडीएफ जो है वो मिलेगी, सारे बैचेस की। ठीक है, साथ ही साथ जीके स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वहां पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड साइंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जो है वो आपके लिए वीडियोस हम जल्द से जल्द लेकर आए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्ल्ड जो साइंस डे है वो कब मनाया जाता है, चाहे आप देखकर बताइए या किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप देखकर बताओगे तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपको पता लग जाएगा कि वर्ल्ड साइंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर नहीं पता है तो देख के बताइए, अगर पता है तो भी आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी वीडियो को स्टॉप करके आपको कमेंट करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। ठीक है, जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, यानी कि उसका कार्यकारी प्रिंसिपल, या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कार्यकारी प्रणाली उसकी क्या होती है। ठीक है, वॉशिंग मशीन आपने सबने देखी होगी, उसमें कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका जो है वो सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल उसका क्या है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ठीक है, या जिसको बोलते हैं हिंदी में अपकेंद्रण। ठीक है, तो जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको भी पता लग गया, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको भी पता लग गया। तो जो आपका वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड करता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है या सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, जो भी आप कहें, वो होता है फोर्स जो आपका सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन सा होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका बिल्कुल कोई साइंस का ही एग्जाम नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन याद रखने हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो सेंटर जो होता है उससे बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी ये जरूर याद रखिएगा कि वॉशिंग मशीन का जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करता है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वट। ठीक है, जो आपकी 1 हॉर्स पावर होती है वो कितने वॉट के बराबर होती है। ठीक है, यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट 746 वॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो 746 वॉट है ये 3 तरीके से कई बार आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास इस तरीके से आता है, वैसे जनरली यही पूछा जाता है, तो आप आंसर लगाओगे 746 वॉट। ठीक है, जो आपका 1 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, उसके बाद कई बार आपके पास ये आ जाता है कि ऑप्शन में दिया होता है 745.7 वॉट। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दिया है कि 745.7 वॉट तो आप जो है वो इसको टिक करोगे। ठीक है, बट अगर आप कभी गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 735.499 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, बट ये बहुत बार एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हमेशा जो एग्जाम में देखने को मिला है वो 746 या फिर 745 ही देखने को मिला है। बाकी मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों नहीं आते हैं, ठीक है, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, बट अगर ये दोनों नहीं आते हैं और आपके पास 735 आता है तो आप इसको भी टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपसे जो पूछा जाएगा वो 746 वॉट पूछा जाएगा। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, वो होती है आपकी 746 वॉट के बराबर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ व्हाट। ठीक है, जो आपका फ्यूज तार आपने देखा होगा, इस तरह के फ्यूज आपने देखे होंगे जो आपके एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं या आपके इलेक्ट्रिक मीटर जो होते हैं वहां पर इस तरीके की फ्यूज वायर इनके बीच में एक लगी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूज वायर। ठीक है, और इस तरीके से आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो वो यहां पर पूछा गया है कि किस उनकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, ये फ्यूज वायर जो होती है वो किस तरीके से
बनी होती है। तो जब भी ये कभी वायर ब्रेक हो जाती है तो आपको पता होता है, लिखा आप जनरली बोलते हो कि फ्यूज उड़ गया है, ठीक है। तो ये फ्यूज वायर किस चीज की बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी फर्स्ट 63% टीन की और 37% लेड की, ठीक है। तो टीन और लेड तो आपको आई थिंक इंग्लिश में समझ आ गया होगा, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो 63% आपने याद रखना है टीन होता है, ठीक है, जो आपकी फ्यूज वायर होती है, और 37% क्या होता है उसमें? लेड होता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं इतनी रेशो में तो आपका जो है वो फ्यूज वायर आपकी तैयार होती है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका कंपोनेंट नहीं होता है, या कितनी परसेंटेज को जो है वो थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 63 और 37, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, यहां पर पूछा गया है कि डायनामिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिशील क्षयणता, ठीक है। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा, सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, आपको याद रखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो पास्कल सेकंड जो है वो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है। अब कई बार पास्कल सेकंड देते हैं, कई बार इसकी जगह लिखा आता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ठीक है, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये भी आपका कई बार दिया होता है और ज्यादातर दिया होता है आपका पास्कल सेकंड, ठीक है। तो आप जो सही आंसर लगाओगे वो लगाओगे आपका पास्कल सेकंड, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकेटस डिसीज, जो आपका रिकेटस रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? सबसे पहले ये समझिए कि रिकेटस रोग होता क्या है। देखिए जो आपकी नॉर्मल बोन्स होती है, ठीक है, मान लीजिए एक बच्चे को ले लेते हैं, तो ये जो होती है वो आपकी एक नॉर्मल बोन्स होती है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। बट जिसमें रिकेटस रोग होता है उसकी जो ये बोन्स होती है वो थोड़ी सी बैंड होती है, ठीक है, या फिर आप एक तरह से समझ ले सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रैकिंग टाइप होती है, ठीक है, ये थोड़ी तिरछी होती है। तो इसको बोला जाता है आपका रिकेटस डिसीज, ठीक है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आपका विटामिन डी की कमी के कारण। तो क्वेश्चन सबसे पहला तो यही बनता है कि विटामिन, कई बार अपोजिट हो जाता है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन होंगे आपके पास बेरी बेरी, रिकेटस, ठीक है, और भी 2-3, तो आप आंसर लगाओगे रिकेटस। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि रिकेटस डिसीज किसके कारण, कमी के कारण होती है, तो वो होता है आपका विटामिन डी, ठीक है। देखिए विटामिन डी का हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सुना होगा कि सनलाइट सबसे बड़ा सोर्स अगर विटामिन डी का कोई है तो वो है आपका सनलाइट। बोला जाता है कि विटामिन डी ले लो, धूप में बैठ जाओ, ठीक है। तो देखिए विटामिन डी की अगर बात करें तो सबसे पहली बात क्या है कि ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आप विटामिन डी के बारे में अगर आपको जनरली जानना हो तो आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी में उनकी ग्रोथ में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ अगर आपका जो नी होता है, ठीक है, घुटना होता है, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको भी ठीक कर सकता है आपका विटामिन डी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता ही है कि एक्सपोजर ऑफ सन, यानी कि अगर आप धूप सेकते हो तो आपको जो है वो विटामिन डी मिलता है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा, सप्लीमेंट है जिसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे कि किस फूड से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, ठीक है, कोई भी आपका मतलब कि हड्डियों से रिलेटेड चीज होती है, ठीक है, तो आपका विटामिन डी उसमें हेल्प करता है। इवन अगर बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हुई है, बहुत सारे अध्ययन ऐसे भी हुए हैं जिसमें ये माना गया है कि जो विटामिन डी है आपके लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी ट्रीट करता है आपका विटामिन डी, ठीक है। मतलब ये भी स्टडी हो चुकी है। बाकी इम्यून सिस्टम को तो आपके स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, तो इसलिए आपका विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और बच्चों में खासकर जो है वो ज्यादातर रिकेटस रोग को देखा जाता है। अब ये तो आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है कि आपका सेल ग्रोथ में काम आता है कि नहीं आता है। अगर हो सकता है कि पूछ लिया जाए, बट नहीं लगता है अभी फिलहाल के लिए पूछा जाएगा। बट जो पूछे जाते हैं वो हैं आपके ये कॉमन नेम्स विटामिन से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले विटामिन डी के बारे में बात करी थी तो विटामिन डी का ही देख लेते हैं। अगर इस साइंटिफिक नेम आपका विटामिन डी का पूछ लिया जाता है तो कैल्सीफेरोल जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये हिंदी में आप तैयारी कर रहे हो चाहे इंग्लिश में कर रहे हो, कैल्सीफेरोल आपको याद रखना पड़ेगा, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है। विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी को बोलते हैं। मेन जो आपको याद रखने, ठीक है। विटामिन ई आपको पता होना चाहिए, टोकोफेरोल जो है वो आपका विटामिन ई है, ठीक है। और उसके अलावा आप विटामिन ए, रेटिनॉल याद रख सकते हैं। उसके बाद विटामिन B1 थाइमीन, इसका जो है वो विटामिन B1 का नाम है। और B12 का जो है वो कोबालामीन, ठीक है। फॉलिक एसिड B9 को बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट जो है वो आपको याद रखना है।
एक बार आप स्क्रीनशॉट भी चाहे ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जो है मैं आपको ऑफिशियल जीके स्टडी पर इसको शेयर जरूर कर दूंगा, ताकि आप जो है वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सके, या फिर नेट वगैरह पर भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट आपको साइंटिफिक नेम जो है वो सभी विटामिन के याद होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो किससे कौन सा रोग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से फूड से जो है वो आपको ये मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का देखिए कोई नहीं बोला जा सकता कि कहां से आ जाए। हमारा काम है सब कुछ आपको करवाना, तो आगे मैक्सिमम वीडियो में जो है ये कवर हो जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ोगे। फिलहाल के लिए विटामिन डी आ जाया है, तो आपको इसका याद होना चाहिए कि कैल्सीफेरोल जो है वो आपका विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी के कारण जो है वो रिकेटस रोग होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is that instrument which can detect presence of electric current in a circuit? ठीक है, वो कौन सा आपका जो है वो यंत्र होगा अगर आपका कोई सर्किट है, ठीक है, उसमें अगर विद्युत धारा आपकी यानी कि करंट आपका पास हो रहा है तो उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हिंदी में गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो हिंदी में मेंशन नहीं किया है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस टाइप का होता है जो कि आपका किसी भी सर्किट में अगर आपका करंट दौड़ रहा है या फिर विद्युत धारा दौड़ रही है, ठीक है, तो उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। ये जो आपका ये डिटेक्टर होता है ये फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एनीमोमीटर पता ही होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा की गति को मापने के लिए जो है वो एनीमोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, जैसे जैसे आपका सपोर्ट रहेगा वैसे वैसे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड? जो पिच होती है साउंड की, ठीक है, वो कौन इनमें से जो है वो आपका डिटरमाइन करता है? तो ये सिंपल सा है, याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका फ्रीक्वेंसी। ज्यादा डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पिच क्या होती है, कैसे वर्क करती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, ये ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका डिटरमाइन करती है पिच ऑफ अ साउंड, ठीक है, ध्वनि की पिच, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरेज जो होती हैं वो कैन बी यूज्ड, इनमें से किस चीज के लिए जो है वो आपकी एक्सरेज यूज की जाती है? चार आपके पास ऑप्शन दिए हैं, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, मैं ही पढ़ देता हूं। जो आपका हृदय रोग होता है, सबसे पहला ऑप्शन है कि जो आपकी हार्ट डिसीज होती है, हृदय रोग होता है, उसका पता लगाने के लिए आपकी एक्सरेज यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका हीरे और कीमती जो पत्थर होते हैं उसमें जो भी आपके डिफेक्ट हैं उनको, यानी कि जो भी उनके में थोड़ा डिफेक्ट है, दोष है, उनको पता लगाने के लिए एक्सरेज यूज की जाती है। पृथ्वी के नीचे जो सोना दबा होता है उसको पता लगाने के लिए यूज की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, ठीक है। जो भी आपके हीरे होते हैं, डायमंड होते हैं, या फिर कोई भी आपके इंपॉर्टेंट या प्रीशियस यानी कि जो आपके एक तरह से ये बोल लीजिए कीमती पत्थर होते हैं, उनमें अगर कोई इंटरनल डिफेक्ट होता है, इंटरनल उनमें कुछ ब्रेकिंग है, तो उसका पता जो है वो आपका एक्सरेज के मदद से लगाया जाता है, ठीक है। इवन आपकी बात करें तो एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड photograph defects of internal structure of a body such as metals, machine parts, cracks in woods, defects in diamond and other precious stones। देखिए, केवल आपका डायमंड में नहीं, अगर आपका वुड है, कोई लकड़ी है, ठीक है, कोई आपकी मेटल है, कोई आपका मशीन पार्ट है, अगर उसके इंटरनल भाग में अगर कोई ब्रेकेज है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसका पता जो है वो एक्सरे की मदद से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में डायमंड और प्रीशियस स्टोन्स थे, मतलब कि ऑप्शन में सिर्फ डायमंड और प्रीशियस स्टोन थे, बट यहाँ पर आपका लकड़ी का भी हो सकता है, मशीन पार्ट्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, तो ये चीजें आपको सारी जो है वो याद रखनी है, ठीक है। आई होप आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। द लिक्विड मेटल इज, तरल धातु इनमें से कौन सी है? तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि पारा जो है, मरकरी आपकी जो है वो तरल धातु है। कई बार इसका सिंबल पूछ लिया जाता है, पूछ लिया नहीं जाता, मतलब कि अगर आपके पास मरकरी की जगह जो है वो सिंबल दिया जाएगा तो आपको उसको भी पहचानना है। Hg जो है वो मरकरी का सिंबल होता है, ठीक है, तो ये तरल धातु है Hg। बॉइलिंग पॉइंट वैसे पूछेंगे नहीं, बट आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिएगा, 356.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका Hg यानी कि मरकरी का जो पारा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। पारे को आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है, आपका सिल्वर कलर का होता है और बिल्कुल लिक्विड होता है, तो ये आपके लिए एक इमेज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? ठीक है, ये ब्लैक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। ब्लैक गोल्ड जो है वो इनमें से किसको बोला जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना बोला जाता है, याद रखिएगा, काला सोना। तो बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपके साथ कवर किया जा रहा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
ऑफिशियल जीके स्टडी को जो है वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो अभी टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जीके स्टडी ऐप को आप जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि जो एचपी फॉरेस्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट आएंगे वो आपको वहीं पर मिलेंगे, जो कि आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगे अगर आप एचपी फॉरेस्ट की सीरियसली तैयारी कर रहे हो। बाकी साथ साथ ग्राउंड की भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।